Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm nutritionist Khadija Nasir and you are watching Master G Network. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स। ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं और इनको हमारी 24 रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं। जो लेफ़्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है क्योंकि उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हमारे पास राइट लंग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारे जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी और इलास्टिक मसल से बने होते हैं। हमारे दोनों लंग्स में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की ब्रांचेस होती हैं, जो क्या करती हैं हमारे लंग्स को ब्लड की सर्कुलेशन देती हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में सर्कुलेट कराती हैं। अब हमारे जो दोनों लंग्स हैं वो इनक्लोज होते हैं एक मेम्ब्रेन में, और 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है उसे हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन लंग को, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है लंग्स को एक्सपैंड और रिलैक्स होने में जो है वो हेल्प आउट करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो लंग्स हैं हमारे वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग जो है वो किस तरह से होती है। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। गैसियस एक्सचेंज करते हुए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी मूवमेंट करता है उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के 2 फेजेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनहेलेशन को और इंस्पायरेशन को। इनहेलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जब हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है, रिब्स के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिब्स हैं वो थोड़ी सी रेज हो जाती हैं अपनी ओरिजिनल जगह से। इसी के साथ साथ क्या होता है, जो हमारा डोम फ्रेम डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो नीचे की तरफ चला जाता है। इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है वो इंक्रीज़ होता है। अब जैसे ही सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो हमारे लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं और जो एयर का प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे ही एयर का प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं वो क्या करती है, वो हमारे लंग्स में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो डायाफ्राम है, हमारे रिब्स का जो प्रेशर है उसके साथ साथ हमारे लंग्स का प्रेशर भी इक्वल हो जाता है। ये प्रोसेस था कि कैसे हम लोग जो है वो अपने लंग्स में एयर को इनहेल करते हैं। अब कैसे एक्सहेल करना है उसको हम लोग एक्सहेलेशन में देखते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज के बाद लंग्स से जो है वो हमारी इम्प्योर एयर जो है वो एक्सपेल आउट होती है। वो कैसे एक्सपेल आउट होती है कि जो हमारे रिब्स के मसल हैं वो रिलैक्स करते हैं, इसके साथ साथ हमारा जो डायाफ्राम है वो भी रिलैक्स होता है और दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं तो वो जो स्पेस इंक्रीज़ हुई होती है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है हमारी चेस्ट कैविटी में भी, और उसके साथ साथ हमारे लंग्स का प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो हमारे जो लंग्स रिलैक्स किए हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारी जो एयर है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। नॉर्मली हमारी बॉडी जो है या एक ह्यूमन जो है वो पर मिनट 60 टू 20 टाइम्स ब्रीथ करता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। यानी अगर वो रेस्टिंग कंडीशन पे है तो वो 1 मिनट में 16 से 20 ब्रीथ लेता है। अब हमारे ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो हमारी ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर है ये सेंसिटिव होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी है। अब अगर हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हम लोग जो है वो हार्ड जॉब करते हैं तो हमारे मसल्स पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे मसल्स के जो सेल हैं वो क्या करते हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो भी हायर रेट पे। उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में बनना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का रेट इंक्रीज़ होता है तो हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक मैसेज ड्रॉप करता है, कहाँ तक, हमारे रिब्स तक और हमारे लंग्स तक, कि वो जल्दी जल्दी जो है वो इसको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ करें ताकि हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी बॉडी से एक्सपेल किया जा सके। जैसे ही ये वाला मैसेज जो है वो हमारे लंग्स को पहुंचता है तो हमारा लंग्स क्या करता है, उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है
और हमारा हार्ट रेट और हमारा जो है वो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल्दी हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। तो ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 16 से लेके 20 टाइम्स पर मिनट से इंक्रीज़ हो जाता है 30 से 40 टाइम्स पर मिनट। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपेल आउट हो जाती है। ये एक डायग्राम है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टेप 1 है उसमें इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या है कि हमारी जो रिब्स हैं वो थोड़ी ऊपर की तरफ गई हुई हैं और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ। इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है और हमारे लंग्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में हमारी बॉडी में जो एयर आती है वो हमारे लंग्स में ईज़िली चली जाती है और उससे क्या होता है कि हमारे ये डायफ्राम का और हमारे जो लंग्स का प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है। और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ गया है और जो हमारी रिब्स हैं वो वापस ओरिजिनल शेप में आ गई हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे लंग्स में जितनी भी एयर आई होती है वो वापस हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो हर एक इंसान में डिफरेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है या उसका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की रेशो बाकी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो है वो एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, वो रूरल एरियाज़ में भी जो है एयर पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ है। सबसे पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, हमारी ब्रोंक्यूल्स और हमारी ब्रोंकाई में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन कैसे होती है कि हमारी जो म्यूकस की प्रोडक्शन है हमारी ट्यूब्स में, लंग्स में जो हमारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं उनमें म्यूकस की प्रोडक्शन और सेक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी ट्यूबुलर वॉल्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं और उसके साथ साथ उनका जो सरफेस एरिया, उनका जो डायामीटर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और ये जो है या तो वायरसेस की वजह से हो सकता है या अगर कोई बैक्टीरिया हमारे एयर में प्रेजेंट है या कोई वायरस है या इसके साथ साथ अगर कोई केमिकल ऐसा है, जैसे स्मोकिंग के दौरान जो है वो जो केमिकल्स हमारे एयर में आते हैं अगर वो हमारे लंग्स में चले जाएँ तो उसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। अब अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो मैक्सिमम 2 वीक्स तक जो है वो रहता है और उसके बाद पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ चला जाता है। इसमें कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता हमारी ब्रोंक्यूल्स का। ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो अगर हम लोग उनको एक्यूट लेवल पे ही जो है वो ट्रीट कर दें तो परमानेंट डैमेज की तरफ वो लीड नहीं करती। लेकिन अगर बात करें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तो उसमें क्या होता है कि हमारी इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्रोंक्यूल्स की वो लास्ट स्टेज तक चली जाती है और जो ये डिज़ीज़ है वो मैक्सिमम लीड करती है 3 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक। और इसमें 50% चांसेस होते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो परमानेंट डैमेज की तरफ भी जा सकते हैं अगर हम इनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते। अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स जो हैं वो बेसिकली कफ होती है या माइल्ड फिजिंग होती है। इसके साथ साथ जो है वो फीवर हो जाता है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है कि अगर हम लोग कोई भी ऐसी जॉब कर रहे हैं, हार्ड जॉब कर रहे हैं या फिर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है। सेकेंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है कि हमारी जो एल्वोलाई की वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनमें। और वो डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो टिश्यूज़ की ब्रेकडाउन की वजह से हमारी जो एल्वोलाई की वॉल्स हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारा जो सरफेस एरिया है गैसियस एक्सचेंज की वजह से वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर जो गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं हो रही होती और जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते, क्योंकि जैसे ही वो टिश्यूज़ की ब्रेक डाउन होगी सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब हम लोग कोई भी ऐसी एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेल करते हैं तो क्या होगा कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो एयर उसमें हमारे लंग्स में स्टक हो जाएगी, तो दोबारा से हम लोग उसको एक्सहेल नहीं कर सकते, तो हमारी जो एयर है वो हमारे लंग्स में ही रह जाती है, जिसकी वजह से वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन की तरफ लीड करती है। यहाँ अगर हम बात करें एम्फीसीमा के सिम्टम्स की तो उसमें क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, जो पेशेंट है वो फटीग फील करता है, उसके साथ साथ उसका जो है वेट वो कम होना शुरू हो जाता है। अब वेट कम कैसे होता है उसकी भी डिफरेंट जो है वो कंडीशंस होती हैं।
अब अगर किसी भी पेशेंट को एम्फीसीमा हो गया है तो उसके हमें सिम्टम्स फ़ौरन से ही अपीयर नहीं हो जाएंगे। उसके सिम्टम्स हमें तब अपीयर होते हैं जब हमारे पेशेंट के जो लंग्स हैं वो मैक्सिमम 50 से 70% डैमेज हो चुके होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग उसको रिकवर भी नहीं कर सकते। और एम्फीसीमा का जो बेसिक ड्रॉबैक है उसका ये है कि प्रॉपर जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी में नहीं जा रहा होता, क्योंकि प्रॉपर हमारी रेस्पिरेशन नहीं हो रही, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसके चांसेस ये भी होते हैं कि वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सके, और अगर सीवियर कंडीशन होती है तो एम्फीसीमा लीड करता है डेथ की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थमा की। लास्ट वाली हम लोगों ने डिसऑर्डर्स में स्टडी किया है कि किसी में जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, किसी में स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन जो अस्थमा है वो बेसिकली एक एलर्जी है जिसमें सारी की सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक साथ ही प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली म्यूकस की प्रोडक्शन भी हो रही होती है, इसके साथ साथ हमारी जो ब्रोंकाइज हैं उनकी इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, और उनका जो पैसेज वे, एयर का हमारा जो पैसेज वे है वो भी क्या होता है, नैरो हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से उसका सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है, तो वो फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। अस्थमा के पेशेंट में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है बेसिकली ये एलर्जी या एलर्जेंस की वजह से जो है ये कॉम्प्लिकेशन होती है। तो किसी भी पेशेंट को जो है वो या तो डस्ट एलर्जी हो सकती है, या फिर स्मोक एलर्जी, या किसी भी परफ्यूम से या पोलन से। वो डिपेंड करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, या फिर उसकी जो है बॉडी है उसकी कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग जो है ये लीड करते हैं एलर्जेंस की तरफ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पेशेंट को डस्ट एलर्जी है और वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे ऑलरेडी ही एयर पोल्यूशन है, तो क्या होगा कि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल ड्यूरिंग ब्रीथिंग उसकी बॉडी में जाएगा, उसके लंग्स में जाएगा, तो उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, और वो बैड रिस्पॉन्स शो करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होंगे, और उसको जो है वो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी फील होगी। अगर हम बात करें अस्थमा के सिम्टम्स की, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन एलर्जेंस वेरी कर रहे होते हैं। किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को पोलन की वजह से जो है वो एलर्जी है, किसी को परफ्यूमिक एलर्जी है। तो वो डिपेंड करता है जिस टाइप की एलर्जी होगी, जिस टाइप के एलर्जेंस बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उसी टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होंगे। किसी पेशेंट में जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो या ड्यूरिंग नाइट टाइम हो सकती है या डे टाइम हो सकती है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। इसके साथ साथ किसी को जो है वो चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, किसी को फिटीक हो सकता है, किसी को फीवर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की लंग्स की कंडीशन क्या है, उसके कौन से एलर्जेंट टाइप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब हम लोग जो है वो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं जो अस्थमा को ट्रीट कर रहे होते हैं। और ये जितनी भी अस्थमा की मेडिसिन हैं ये इनहेलर के थ्रू दी जाती हैं, कि वो हम अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू या ब्रीथिंग के थ्रू उसको इनहेल करें, उस केमिकल को अपनी लंग्स में लेके जाए, जिसकी वजह से ब्रोंकाई जो हैं वो डायलेट होते हैं, और उसको जो है वो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी फील नहीं होती। ये थे हमारे रेस्पिरेटरी के कुछ डिसऑर्डर्स, कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लीड करते हैं, और उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि डिफरेंट एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।